कहते हैं वो ट्रेनिंग का सेंटर लेने के लिए इतनी जगह चाहिए होती है। तो जितने स्कूलों के मालिक हैं जिनकी सरकार में सेटिंग है, उनमें बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के ये सेटिंग की हुई है। और ऊपर से सेटिंग है कि जितना पैसा खाया जाए खा लो। जो घोटाला आपको दिखाया गया है ना 10,000 करोड़ रुपए का, ये फर्जी आंकड़ा है। ये असल आंकड़ा 10,000 लाख करोड़ का हो सकता है। मेन पॉइंट ये है कि ना तो उस बच्चे ने वहां ट्रेनिंग ली, ना उस बच्चे को उस ट्रेनिंग की वजह से कोई नौकरी मिली, केवल और केवल पैसा खाने के लिए हुआ। इजराइल का युद्ध चल रहा है ऑलरेडी। युद्ध में इजराइल अपने आदमियों को मारना नहीं चाहता था, तो उन्होंने अपने वालों को बोला जिनके पास पीएमकेवीवाई का सर्टिफिकेट है उनको इजराइल में नौकरी मिल रही है। नौकरी कहाँ मिल रही है? मरने के लिए आर्मी मिल रही है। वो जो बच्चे यहाँ बेरोजगारी से जूझ रहे थे, उनको वहां पर युद्ध में मरने के लिए भेजा जा रहा है, नौकरी के नाम पर, विदेश भेजने के नाम पर। और ये विदेश मंत्रालय कर रहा है। अगर राहुल गांधी का आदमी नहीं खा रहा होता तो राहुल गांधी बोल रहा होता, उसको कौन सा पता नहीं है इन घोटालों का। और लोकल लेवल पर जितने नेता हैं सबको मालूम है। ऐसी आपकी पुरखों की सारी कमाई हुई पूंजी को ये सरकार अभी पीछे छुपा लेती है और आपको दिखाई जा रही है। इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। फिर आपको समझ में आएगा ये जो कावड़िए थे इनके ऊपर फूल क्यों बरसाए गए थे। फिर आपको पता चलेगा दिवाली पर इतने लाख दिए क्यों जलाए जाते हैं। और ऐसा खर्चा जैसे गौशाला के चारे के लिए फंडिंग कैसे होती है, चारे के लिए फंडिंग। अब आप बता दो गाय ने कितना चारा खाया, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ना। तो चाहे कितने हजार करोड़ रुपए आप चारे के नाम पर खा सकते हैं। जो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करी थी, इसके अंदर 10,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बहुत से पहलुओं को दर्शाया गया है कि कैसे घोटाला हुआ, किस तरीके से घोटाला हुआ। और उस घोटाले के ऊपर ही चर्चा करने के लिए बैठे हैं एज यूजुअल डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी। इस पूरे घटनाक्रम को ये कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब राम राम। जी राम जी राहुल भाई। मैंने देखा आप मोबाइल में लग रहे थे और मेरी बात तो आपने समझ ली होगी। आई थिंक आपने मुद्दा भी समझ लिया होगा। मैं समझ आप गया। रिसर्चर भी तगड़े हो मैंने सुना है। तो किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हो, जिस भारत के अंदर बेरोजगारी पीक पे हो, ऊंचाई पे हो, और उसके अंदर एक योजना लॉन्च की गई ताकि उनको रोजगार दिलाया जा सके, और फिर उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। किस तरीके से देखते हैं? मैंने अपने एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, कि मैं 2015 में नरेंद्र मोदी से मिला था, सितंबर के महीने में। 2015 में? हाँ, और वो 15 जुलाई को इन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की थी। हम्म। और मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो गौतम अडानी का भी पार्टनर था। अच्छा। मेरा जो बिजनेस पार्टनर ओवरसीज जो देखता था उस टाइम पे, मेरी फ्रेंचाइजी मॉडल था पूरे इंडिया में। हम्म। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे पीएमओ से मिलना है। तो उन्होंने उसी टाइम गौतम को फ़ोन मिलाया, गौतम अडानी को? गौतम अडानी को। और हम्म। गौतम का कॉल 10 मिनट बाद मेरे पास वापस कॉल आ गया। बोला कहाँ हैं डॉक्टर साहब? उनसे पूछा, वो बोले आज मेरे साथ छतरपुर फार्म हाउसेज में ही है। मैं छतरपुर फार्म हाउसेज दिल्ली में ही था। हम्म। तो उन्होंने कहा सुबह 10 बजे आप जाके मिल लीजिए, ज़्यादा करेंगे 11 बजे तक आपको पीएम मिल लेंगे। मैं अगले दिन जा करके और नरेंद्र मोदी से मिला था। मैंने प्रधानमंत्री से मिले थे कि बिल नरेंद्र मोदी से मिले थे? नरेंद्र मोदी से मिला था। 15 मिनट की मेरी बातचीत लगभग रही होगी। और बात को पूरी तरह से कंक्लूजन पर जाए बिना ही उन्होंने मुझे एक आईएएस दे दिया कि आप इनसे बात कर लीजिए, इनकी टीम के साथ, और जो भी फाइनल होता है बता दीजिए। क्या मतलब, क्या फाइनल करने गए थे? मेरे पास एक स्किल थी जिसमें मैं क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो मेरा सवाल ये था उस टाइम पर बेसिकली कि आप किसी बच्चे का कौशल विकास करना चाहते हो, हम्म। आपको पता है नहीं उसमें कौन सा कौशल है, तो उसका क्या विकास करोगे आप? तो मेरे पास वो टैलेंट है, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम बच्चे का टैलेंट बता सकता हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बिजनेस माइंड बच्चा है, ये रिसर्च का बच्चा है, ये स्पोर्ट्स का बच्चा है, या ये दुकानदारी किस तरह से करेगा, या मैकेनिकल का बच्चा है। तो आप उसी हिसाब से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में उस बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब मैंने ये बात रखी तो एक आईएएस के साथ बैठे और मेरी चर्चा हुई। चर्चा के बाद मैंने सारी डिटेल बाकी के पॉडकास्ट में बताई हुई है, मैं वो नहीं बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे ये समझ में आया, और मैंने आकर के एक वीडियो बनाई थी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी आपको पुराने। 2015 में आपने वीडियो ना, बनाई? मैंने वीडियो बनाई थी 2016 में, हम्म। जब जब इसका काम मैंने देखा कि कैसे हुआ। क्योंकि मेरा एक मित्र है
जिनको मैंने रास्ते में आज कॉल किया था, हम्म, उन्हीं का एक स्कूल था। हम्म, और उनके स्कूल में मैं गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया आज मेरे स्कूल में पीएमकेवीवाई का इंस्पेक्शन है। अच्छा। तो मैंने कहा किस चीज की, कौन सा? कहते सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं हम। मैंने कहा ऐसे कैसे ले रहे हो? कहते वो ट्रेनिंग का सेंटर लेने के लिए इतनी जगह चाहिए होती है, तो जितने स्कूलों के मालिक हैं जिनकी सरकार में सेटिंग है, हम्म, उनमें बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के ये सेटिंग की हुई है। और ऊपर से सेटिंग है कि जितना पैसा खाया जाए खा लो। मतलब उस वक्त ये बात थी। उस टाइम ये बातें ओपन में थी। और हर एक स्कूल के मालिक ने अपने यहां पर पीएमकेवीवाई का सेंटर ले रखा था। फिर मैंने कहा फिर यहाँ ट्रेनिंग कैसे होती है, वो मतलब उन बच्चों का एडमिशन कैसे होता है? उन्होंने कहा जो बच्चा हमारे पास 12वीं में पढ़ता है उसको हमने वहां एनरोल करके रखा हुआ है, उस बच्चे को पता भी नहीं है। फिर जो गांव से और बेरोजगार बच्चे हैं उनका वहां एनरोलमेंट कर रखा है, और उनको हमने ये कहा है कि तुम्हें सिर्फ 2 दिन आना है। एक दिन जब आपका दाखला होगा, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक होती थी, 2 दिन होती थी, एक पहले दिन और एक आखिरी दिन। तो उन्होंने कहा कि दो दो बार आना है, दोनों बार आपका लंच का प्रोग्राम हम करेंगे, ब्रेकफास्ट मतलब लंच और मतलब वो सब कुछ हम करेंगे। तो बंदे को आना है 2 बार सिर्फ। उस 2 बार में उसको क्या क्या मिलता था? एक बस्ता मिलता था जिसके ऊपर पीएमकेवीवाई लिखा हुआ है, एक टी शर्ट मिलती थी, मतलब एक पूरी किट मिलती थी पीएमकेवीवाई की, और साथ में वो उसको 100 रुपए 200 रुपए दे के भेजते थे। हम्म, तो मैंने बोला फिर तुमको कितना पैसा मिलता है? हम्म, मैंने उनसे ये पूछा तुमको क्या मिलता है? तो उन्होंने बताया कि हर एक बच्चे का 10,000 रुपया तो हमको मिलता है जब बच्चे का एनरोलमेंट हो जाता है। उस बच्चे का यानी कि 12वीं में बच्चा पढ़ रहा है, वो फीस दे रहे हैं उसके माँ बाप प्राइवेट स्कूल में, उस बच्चे का पीएमकेवीवाई में भी दाखिला हो रखा है, तो उसके 10,000 किसको मिलेंगे? एक्चुअली स्कीम क्या थी पीएम अभी के बता वाई? रहा हूं, अभी बता रहा हूं। स्कूल स्कीम क्या थी? स्कीम ये थी कि एक बंदा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको हम ट्रेनिंग देंगे, और फिर उसे रोजगार मिल जाएगा उस ट्रेनिंग के दम पर। उस पे उसकी रोजगार की गारंटी थी क्या ना, इसके अंदर कोई की? गारंटी नहीं थी। अच्छा। लेकिन उसका तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो कावड़िए थे इनके ऊपर फूल क्यों बरसाए गए थे। फिर आपको पता चलेगा दिवाली पर इतने लाख दिए क्यों जलाए जाते हैं। फिर आपको पता चलेगा ये चीजें किराए पर क्यों ली जाती हैं। और ऐसा खर्चा जैसे गौशाला के चारे के लिए फंडिंग कैसे होती है, चारे के लिए फंडिंग। अब आप बता दो गाय ने कितना चारा खाया, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ना, तो चाहे कितने हजार करोड़ रुपए आप चाहे चारे के नाम पर खा सकते हो। उसको यहां पर पीएमकेवीवाई में आते हैं। 10,000 रुपया मिलता था तब जब बंदा दाखला लेगा, और 15,000 रुपया मिलता है सेंटर को तब जब उस बच्चे को नौकरी लग जाती है। अगर वहां से सेंटर से पास आउट होने के बाद अगर बच्चा कहीं पर नौकरी का सर्टिफिकेट दिखा दे, कोई कागज पर लिख के दे दे, तो उसको 15,000 रुपया उसका मिलता था सेंटर को। यह बात कभी ओपन नहीं होगी। जो घोटाला आपको दिखाया गया है ना 10,000 करोड़ रुपए का, यह फर्जी आंकड़ा है। कैग के पास असल आंकड़ा नहीं है। ये असल आंकड़ा 10,000 लाख करोड़ का हो सकता है। यानी जितना पैसा पीएमकेवीवाई में बांटा गया है वो सारा सेटिंग के थ्रू बांटा गया है, और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एजेंसी को और आरएसएस के जुड़े हुए लोगों को ही बांटा गया है। और ये पैसा बांटने के लिए लाई गई योजना थी, लेकिन इसका खेल समझिए कैसे होता था। जैसे अगर मैं हरियाणा के आंकड़े की बात करूं तो हरियाणा में लगभग 7 लाख कुछ लोगों ने इसके अंदर ट्रेनिंग करी थी। भाई साहब दाखिला हुआ था सिर्फ उनका, तो उसके कैलकुलेट कर लो आप 25,000 पर बंदे का। एक बंदे का 25,000 रुपया सेंटर को मिला है, जिसमें ना सेंटर ने टीचर रखा, ना सेंटर ने किराए की बिल्डिंग ली। जो स्कूल पहले से चल रहे थे वो बिल्डिंगों के अंदर ही दिखाया गया था खाली। कैग की रिपोर्ट में ये भी आया कि ये जो दाखिले हो रखे थे वो भी फर्जी तरीके से कुछों में थे, और यार कुछों की कैग जो के ने तो, ट्रेनिंग की फोटो थी वो भी मैं एक ही फिर, फोटो कई जगह यार यूज कर आपको रखी है। समझ ही नहीं आ रहा है। आपको तो वो पता लग रहा है जहां एक बंदे का 6 जगह पे एडमिशन हो रखा है, कैग ने तो उसको पकड़ा है। मैं ये कह रहा हूं अगर एक सेंटर पे 200 बच्चों का एडमिशन हो रखा है तो 200 के 200 फर्जी हैं। आप बात को नहीं समझ रहे आप। टोटल फर्जीवाड़ा था। मैं आपको अगली कहानी बता नहीं, रहा हूं पहले। कुछों को तो यार मिला भी बात है, तो सुन लो यार पहले। मिला भी है। पहले बात तो सुन लो यार, किसी को नहीं मिला यार, किसी को भी नहीं मिला। ऐसा तो हो नहीं सकता भी यार स्कीम के क्यों अंदर मेरी किसी बात को क्यों नहीं मान रहे आप? बच्चे को पैसा नहीं मिलना था, मैं आपकी बात कैसे मान बच्चे सकता को हूँ? पैसा मिलना ही नहीं था।
बच्चे को पैसा मिलना ही नहीं था। बच्चों को तो रोजगार मिलना था ना। अब मैं रोजगार की सुन लो ना, अब आगे हम्म। रोजगार की सुन लो। ऐसा तो है नहीं कि सर्टिफिकेट पे आपको कोई फॉर्म भर दिया गया और आपको नौकरी मिल गई होगी। हम्म। इस पे कोई टीचर तो लगना नहीं था, इस पे कोई दुकानदार तो लगना नहीं था। ये कैसे लगता था वो सुन लो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। हम्म। आपके पड़ोस में नाई की दुकान है, हम्म। नाई की दुकान पे एक लड़का 10 साल से काम कर रहा है, हम्म। पहले से काम कर रहा है। नाई की दुकान के साथ स्कूल मालिक की सेटिंग हो जाएगी हम्म। कि जो ये यहाँ पर काम कर रहा है तुम्हें यहाँ लिख करके देना है कि मेरी दुकान पर इस बंदे को नौकरी मिल गई है। जैसे मान लो एक बंदा ABC कोई भी नाई की दुकान पे काम करता है, उसका एनरोलमेंट वहां करवा दिया। अब एनरोलमेंट के बाद वो नाई सिर्फ एक खाली कागज पे लिख के देगा कि ABC ये बंदा मेरी दुकान पर इतने तारीख से ज्वाइनिंग कर लिया है नौकरी, चाहे वो अगले दिन निकाल दे उसको। जैसे ही वो नाई अपनी खाली कागज पर लिख कर देगा कि ये मेरी दुकान पर काम कर रहा है, क्योंकि नाई की कोई स्टैंप की तो जरूरत नहीं है, पंचर लगाने वाले की स्टैंप की तो जरूरत नहीं है, किराने की दुकान वाले की कोई स्टैंप तो है नहीं है, यहां कोई स्टैंप नहीं है। वो उसको देगा जैसे ही, मतलब लिख के देगा, और खाते में उसके, किसके, सेंटर वाले के खाते में 15,000 आ जाएंगे। अब बात को समझ रहे हैं? समझ गया मैं। बच्चे को कोई पैसा नहीं मिलना, नाई को कोई पैसा नहीं मिलना, मिलना पैसा सेंटर वाले को है। और किस बेसिस पर मिलना है? पहले 10,000 मिलने हैं एडमिशन के नाम के, और फिर 15,000 मिलने हैं रोजगार के नाम पे। अब एक ही नाई हजार हजार लोगों को नौकरियां दे चुका है पूरे साल में, क्योंकि सेटिंग उनके साथ है। ज्यादा बताएंगे तो पब्लिक में ओपन हो जाएगा कि ये घपला चल रहा है, तो कुछ सेटिंग कर रखे हैं। नाई की दुकान का नाम बदलो, करते रहो। अब वो नाई की दुकान किसी नाम से भी कर दो, आज राहुल के नाम से कर दो, कल देवेंद्र के नाम से कर दो, परसों अब्दुल के नाम से कर दो, मियाँ जी के नाम से कर दो, कभी केशव के नाम, कभी किसी के, जिसका जी करे उसके नाम से कर दो ना। मेन पॉइंट ये है कि ना तो उस बच्चे ने वहां ट्रेनिंग ली, ना उस बच्चे को उस ट्रेनिंग की वजह से कोई नौकरी मिली, केवल और केवल पैसा खाने के लिए हुआ। अब आपकी रिपोर्ट्स AI पर जाओगे या दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ोगे, उसमें आएगा 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला। कि मैं उसको, उस आंकड़े को देख करके उस दिन मैं हंस रहा था, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखोगे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अंदाजा लगाइए पूरे देश के अंदर जितने बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है उसमें से 25,000 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो, इतने रुपए का घोटाला है ये। 25,000 मल्टीप्लाई बाय जितने बच्चों का एनरोलमेंट है, क्योंकि इससे किसी भी एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला है। ये केवल आंकड़ों में खेलने का गेम था। जो काम पहले से बच्चा कर रहा था, किराने की दुकान पे काम कर रहा था, या रेडी लगा रहा था, या फिर कोई रिपेयरिंग का काम करता था, पंचर लगाता था, सब्जी बेचता था, इन्होंने क्या खेल खेला है? क्योंकि आपको तो नजर आ रहा है पैसों का घोटाला, मुझे जो नजर आ रहा है देश के साथ घोटाला। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति को सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, यूनिक ID बेस्ड काम करने दिया जाएगा। वो जो मैं आपको बता रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें बंदे के पास सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। बूढ़ों के पास प्रौढ़ शिक्षा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जवानों के पास स्कूल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है, और आपका हर एक बंदे का एक वो जो UPI बार कोड है वो बनना जरूरी है। वो बार कोड आपके घर की जानकारी, आपके पूरी फैमिली की, ब्लॉकचेन की सारी जानकारी दे करके आपको कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए था। तो यहां पर जो अनस्किल्ड लेबर थी उसको सेमी स्किल्ड बना करके उस दायरे में भी ले आना। बारकोड वाले में आधार कार्ड के साथ जुड़ा होगा उसका सारी डिटेल्स, तो ही उसको पैसे मिलने हैं, तो ही उसको सुविधा मिलनी है। और अब थोड़े दिन पहले जब इजराइल का युद्ध चल रहा है ऑलरेडी, युद्ध में इजराइल अपने आदमियों को मारना नहीं चाहता था, तो उन्होंने अपने वालों को बोला जिनके पास PMKVY का सर्टिफिकेट है उनको इजराइल में नौकरी मिल रही है। नौकरी कहाँ मिल रही है? मरने के लिए आर्मी में मिल रही है। वो जो बच्चे यहाँ बेरोजगारी से जूझ रहे थे उनको वहां पर युद्ध में मरने के लिए भेजा जा रहा है, नौकरी के नाम पर, विदेश भेजने के नाम पर, और ये विदेश मंत्रालय कर रहा है। इस खेल को समझना जरूरी है। इसलिए ये आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए का आपको सिर्फ बरगलाने के लिए अच्छा एक बात और है। बताओ, एक बात और बताओ, इसके बारे में कहीं भी मतलब बड़ी मीडिया में इसके बारे में कुछ वो नहीं है। कभी आएगा और जो नहीं। CAG की रिपोर्ट है वो हाँ, कितनी इम्पोर्टेंट है वो? देखिए, CAG जो रिपोर्ट दे रहा है वो दे रहा है कि जो अ, लोकसभा में जो बिल पास हुआ
जो नई योजना आई, उस योजना के नियम बने, उन नियमों में कहां कहां घोटाला हुआ, सीएजी सिर्फ यहां बता सकता है। सीएजी ये नहीं बता सकता कि पूरा का पूरा सेंटर ही फर्जी है। वहां पर बहुत सारे सेंटर फर्जी मिले, ऐसे भी मिले आंकड़े वहां कि लगभग 36% बच्चों के, कैन यू इमेजिन, 36% का तो सीएजी ने बोला है कि बच्चों के अकाउंट नंबर ही नहीं है। अकाउंट नंबर में 001 00123 125 ये लिखा हुआ है। फिर सीएजी ने ही ये कहा है कि इतने मतलब कुछ इंस्पेक्टर थे जो इंस्पेक्शन करने के लिए जाते थे, सेंटर का इंस्पेक्शन करने जाते थे कि ये सेंटर खुला हुआ है। एक इंस्पेक्टर पूरे देश में, वो उसी दिन मध्य प्रदेश में भी सेंटर का इंस्पेक्शन करके आ रहा है, उसी दिन वो हरियाणा में भी कर रहा है, उसी दिन वो गुजरात में भी कर रहा है, उसी दिन वो केरला में भी कर रहा है। 4-5-6 जगह दिखाया एक हुआ है। आदमी एक ही दिन में 8-8 10-10 स्टेट के अलग अलग सेंटर्स का इंस्पेक्शन कर दिया। ऐसे शक्तिमान जैसे तो इंस्पेक्टर थे इनके पास में, फिर बिना अकाउंट नंबर के उनके खाते में पैसे चले गए। कितना कमाल की योजना है ये। बिना सेंटर पे जाए बंदे ने सर्टिफिकेट ले लिया, बिना कहीं नौकरी लिए नौकरी का सर्टिफिकेट मिल गया, और सबको पैसे मिल भी गए, और सरकार के पास आंकड़े भी दर्ज हो गए। कितना बड़ा देखो, मतलब कितना आसानी से खेल गए तो सब एक बात और हमको बताओ, मूर्ख जैसे बना दिया गया। ये जैसे ये योजना आई, अब सरकार की ऐसी हजारों योजना आती हैं, ये तो आंकड़ा सिर्फ एक ही रिपोर्ट का है, और न जाने कितनी ऐसी और देखो, योजनाएं हो सकती सुन हैं लो, मैं आपको बता जिनका देता हूँ। जनता में बताया भी नहीं जाता। मैं कह रहा हूं जितनी योजनाएं खाते में सीधा पैसा जाने की हैं, सारी की सारी पैसा खाने के लिए है। जैसे किसान की सम्मान निधि है, अभी अभी एमपी का कोई डेप्यूटी सीएम था, उसके बाप के खाते में भी पैसा गया हुआ है, पता है? प्रधानमंत्री सम्मान किसान डिप्टी योजना। सीएम का। हाँ, मतलब एग्जैक्ट मुझे पोस्ट नहीं पता उसका, मध्य प्रदेश का था, उस मतलब सेंटर इंडिया का था, एरिया का था वो, और थोड़ा सा छपा बस एक बार अखबार में, और बात गायब। आई गई हो गई। लेकिन मैं इसको देख रहा था कैसे कि किसान का नाम बनाना, उसके नाम की जमीन के कागज चढ़ाना, उसको यूनिक आईडी के साथ जोड़ना, और फिर उसके खाते में पैसा डालना, कोई बड़ा काम नहीं है जिनके हाथ में कंप्यूटर है। देखो, आपने ऑनलाइन कर दिया, इसका मतलब पारदर्शिता नहीं है, इसका मतलब पारदर्शिता को खत्म करना है। पारदर्शिता क्या है? गांव में बीपीएल का कार्ड बनाना है। अब ये बंदा गरीब है या अमीर है, ये बात गांव का आदमी जानता है या फिर ऊपर बैठा कोई अधिकारी ज्यादा अच्छे से जानता है? गांव का आदमी जानता है। तो ये जिम्मेदारी अगर गांव के व्यक्ति की लगाई जाए तो घपले के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आपका फर्जीवाड़े में कागज बना दिया तो मैं शिकायत करूंगा, और मेरा बना दिया सरपंच के साथ सेटिंग करके तो आप शिकायत करेंगे। तो गांव में ये चीज पकड़ी जाएगी बड़ी आसानी से कि आपने किसी गलत आदमी का कार्ड बना रखा है, उसके खाते में पैसे डाल रखे हैं, उसको कोई भी है। तो जो आयुष्मान कार्ड है, ये इंश्योरेंस कंपनियों को बेइंतहा लाभ पहुंचाने के लिए, प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। जो किसान सम्मान निधि है, वो किसानी को व्यापार बनाने के लिए और किसानी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए गटकने के लिए बनाया गया है। जो लड़कियों की योजना है, पेंशन की योजना है, ये सारी योजनाएं पैसा खाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कितने लोगों को दर्ज कर रखा होगा, कितने लोगों के खाते में पैसे खाते होंगे, कितने सालों से खा रहे हैं, आपके पास कोई जानकारी नहीं है मेरे दोस्त। इस बात को समझिए, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं और है। अभी हरियाणा की एक और आंकड़े की बात करें, जो अनिल विज का डिपार्टमेंट है, जो परिवहन मंत्री हैं, उनका उनको एक पास एक मंत्रालय और भी है, उसके अंदर 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है अभी। वो वो अभी उन्होंने खुद ही वो बोला है, वो उन्होंने खुद ही जानकारी दी है कि मैं सीएम को ही बोलता हूँ कि भाई इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, और अच्छे तरीके से जांच करवाई जाए, ताकि असली जो घोटालेबाज है उनका नाम सामने आ असल सके। में उसका हफ्ता नहीं गया होगा ना, उसका हिस्सा नहीं पहुंचा होगा, उसका खेल नहीं देखा आपने। जब वो हेल्थ मिनिस्टर बना, आते ही करनाल में सिविल हॉस्पिटल की टंकी पर चढ़ गया था वो, अखबारों में खूब फोटो आई, गब्बर आ गया, गब्बर आ गया। मैंने कहा ये गब्बर नहीं है, असल में गोबर ही है। आप देख लेना, एक हफ्ते बाद गायब मिलेगा। ये 3-4 अस्पतालों में जाएगा,
रड़ थोड़ा सा उनकी आंखों में रड़केगा, दो चार गालियां देगा, इधर से लोगों में छवि बन जाएगी कि ईमानदार आदमी है, और उधर से सारी फार्मा कंपनियों के साथ और डॉक्टरों के साथ सेटिंग कर लेगा। अब जो नई सेटिंग करनी पड़ती है ना, नए परिवहन मंत्री को भी करनी पड़ती है, नए पुलिस में होम मिनिस्टर हो जाए उसको भी करनी पड़ती है, नया डीजीपी बन जाए उसको भी सेटिंग करनी पड़ती है कि जो हफ्ता जिस हिसाब से आ रहा था वो कैसे आएगा। अब पोस्टिंग, अब मान लो पुराना डीजीपी रिटायर हो गया, वो रिटायरमेंट से पहले किनको मलाईदार पोस्ट पे लगा के चला गया, वो तो उसका पैसे ले गया उसके मलाईदार पोस्ट पे लगाने के। अब नए वाले को भी चाहिए तो अब वो छापा डालेगा, वहां पर जाएगा, अब वो डंडा करेगा तो अब फिर ले लेगा उनसे वो, नहीं तो अब पोस्टिंग करेगा। तो ये सारा का सारा खेल सेटिंग और पैसे खाने का खेल है, ये कोई ईमानदारी का कोई खेल नहीं है यहाँ पर। अगर ईमानदारी का खेल होता तो आम नागरिक की बात सुनी जाती, उसकी एक छोटी से छोटी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई होती, लेकिन आम नागरिक को तो लट पड़ रहे हैं, उसकी डिमांड पे तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। इनकी इनकी डिमांड पूरी तब होती, पूरी हो जाए तो आम जनता का काम आएगा ना, इनका ही नहीं भरता भैया। तो फिर ये ऐसा खेल चलता क्यों है? मतलब क्या कारण होते हैं इन खेलों में? इन एक तो है पैसा, ये तो पता है, भी नहीं सीधी सी बात है, पैसा है इसका। नहीं, देखो पैसे के अंदर परचेजिंग पावर होती है, हम्म। जिसके पास परचेजिंग पावर होती है उसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है। तो कंट्रोल जिसके पास होगा वो कंट्रोल को अपने पास ही रखना चाहता है, इसलिए कभी भी उस कंट्रोल को पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने देना नहीं चाहेगा। दूसरा जो इसका कारण होता है वो अज्ञानता का कारण होता है, कि देश की जनता को यह मालूम नहीं होता कि मेरे अधिकार क्या हैं। उसे यह भी मालूम नहीं होता है कि जो नेता या पुलिस वाला या दूसरे अधिकारी होते हैं उनको जो सैलरी है और उनका जो धंधा है, उनका जो घर है, वो हमारे पैसे से चलता है, जनता के पैसे से। इसलिए जनता कभी मालिक के तौर पर खड़ी भी नहीं होती है, सवाल भी नहीं पूछती है। और तीसरा कारण होता है कि मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा चला करके बात को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही किसी दंगे की या किसी ऐसी घटना की जानकारी जैसे ही पब्लिक में आएगी, अभी बिहार में जैसे ही नरेंद्र मोदी हारने लगा, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो गया। जब वो सेंटर में हारने लगेगा तो पहलगाम हो जाएगा, उससे पहले हारेगा तो पुलवामा हो जाएगा। तो अचानक से जनता का ध्यान भटक कर कहीं और चला जाएगा। तो इनके पास ढेर सारे प्रोपेगेंडा है, लेकिन आम जनता के पास बात को समझाने वाले लोग नहीं हैं। वो उस बात को मतलब आपके कितने मोहल्ले में कितनी चर्चाएं होती हैं एक्चुअली, मतलब बिना बायस हुए। मैंने ये पैसा खाने वाली प्रोसेस ये तो नहीं कही है कि ये नरेंद्र मोदी ने खाया पैसा, मैं ये कह रहा हूं सरकार में बैठे लोग, अब सरकार में तो कांग्रेस की सरकार भी कुछ राज्यों में है, तो वहां भी सरकार में बैठे लोग अपने लोगों को पैसा खिला रहे हैं ना। ये अकेला थोड़ी मोदी थोड़ी खा रहा है। अगर राहुल गांधी का आदमी नहीं खा रहा होता तो राहुल गांधी बोल रहा होता, उसको कौन सा पता नहीं है इन घोटालों का। और लोकल लेवल पर जितने नेता हैं सबको मालूम है, और आप अंदर जाकर के रिसर्च कर लीजिए कहां कहां पर आप सेंटरों की लिस्ट निकालिए कि आपके जिले के अंदर कहां कहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर था, वो सारे के सारे स्कूल मिलेंगे, या आपको एड्रेस ही नहीं मिलेगा या आपको वो स्कूल मिलेंगे। और उस स्कूल के मालिकों में कितनी क्लासेस लगी है? एक सिंगल क्लास नहीं लगी मेरे दोस्त, पूरे देश में एक सिंगल क्लास नहीं लगी। टोटली ही प्योर फ्रॉड, प्योर फ्रॉड टोटल। और ये सिर्फ फ्रॉड के लिए, डाटा के लिए किया गया था। ऐसे हो कैसे गया? मतलब इतने 150 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है भारत की आज, उस जनसंख्या के बीच में इतना बड़ा सरेआम फ्रॉड कैसे हो आपको गया? पता कैसे लगा? अभी देखो ना दिल्ली का बम ब्लास्ट कैसे हो गया और कैसे बच गए। बम ब्लास्ट के सबूत भी मिट गए और आपको पता भी नहीं चला कैसे हुआ। पूरा इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया, पता भी नहीं चला आपको। पूरे अधिकारी मैनेज हो जाते हैं, रिजल्ट भी घोषित हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। ईवीएम कब बदली जाती हैं आपको पता नहीं चलता है, कब सेट होती है नहीं पता चलता है, कब कब नेता खरीद बिक करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं आपको कहाँ पता चलता है। कितने मंडियों में घोटाले हो रहे हैं आपको कहाँ पता चलता है। आपकी जमीनों को बंजर बना दिया, अंडरग्राउंड पानी को खत्म किया जा रहा है, आपकी आंख आपकी नाक के नीचे खत्म किया जा रहा है, आपको कहाँ पता चल रहा है। आपके बच्चों को बेरोजगारी की दलदल में धकेला जा रहा है, आपको कहाँ पता चलता है मेरे दोस्त। आपके स्कूलों में रट्टाफिकेशन वाली एजुकेशन लगा करके आपके बच्चों का पूरा भविष्य खराब किया जा रहा है, आपको कहाँ पता चलता है। आपको पता कहाँ चलता है? जैसे ही पता चलता है वो कह देंगे इसरो ने एक नया रॉकेट छोड़ दिया है, देश बड़ी तरक्की पर है। फिर हम जैसे लोग जब बोलेंगे बोलेंगे तुमसे देश की तरक्की सहन नहीं होती है। रॉकेट छोड़ना कौन सी तरक्की होती है भैया? मेरे गांव की मिट्टी खराब करके, मेरा पानी खराब करके, किसान को बर्बाद करके, भाईचारा तोड़ के, बच्चों की नशों में नशा ही नशा आप दौड़ा करके आप किस चीज को विकास कह रहे हो? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। सांस लेने के लिए हवा खराब आपने जानबूझकर करी हुई है, अरावली को आपने तोड़ने के लिए बात करी है ना। मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के और झारखंड के जंगलों को काटने का आदेश आप ही ने दिया है ना। आप कैसे कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग जनता की वजह से हो रही है? फैक्ट्रियां आपने कार बनाने की आपने ही बुलाई हैं,
पेट्रोल डीजल आप ही खपत कर रहे हो, गांव से पलायन आप ही कर रहे हो सरकार के तौर पर, तो लोगों को क्यों कह रहे हो कि तुम पोल्यूशन कर रहे हो? गांव में ही अगर एजुकेशन हो जाए और रोजगार हो जाए, कोई बंदा कार और मोटरसाइकिल चलाएगा ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि देश की जनता कसूरवार है और बढ़ती हुई जनसंख्या इसका जिम्मेदारी है ले? नहीं भैया, ये आपकी आंखों के सामने आपका देश बर्बाद किया जा रहा है। और आपको जैसे छोटे बच्चे से कोई चीज लेनी होती है तो माँ उसको कह देते हैं, देख बेटा कुकू, देख बाऊ आ जाएगा, और वो ले लेकर के पीछे छुपा लेती है। ऐसी आपकी पुरखों की सारी कमाई हुई पूंजी को ये सरकार आप पीठ पीछे छुपा लेती है और आपको कोको कोको दिखाई जा रही है। दिस इज अ कोको कोको। क्या है? कोको कुछ है ही नहीं, बस कोको कह दिया, अच्छा लगता है बोलने में, बच्चा भी देखता है बढ़िया चीज होगी। होता कुछ नहीं है। होता कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बचपन में हमको सिखाई जाती हैं, उनका प्रयोग फिर बड़े लेवल पे किया क्यों नहीं जाता है। करेंगे? साइकोलॉजिकली आपको ट्रेंड किया गया है बचपन से कि आप बोल नहीं सकते। आपने बोला तो आप बदतमीज बच्चे कहलाओगे। स्कूल में आपने टीचर से सवाल पूछ लिया तो आप बदतमीज स्टूडेंट कहलाओगे। कहीं आप बदतमीज ना कहलाए जाओ, इसलिए चुप रहना ही बेटर समझते हो। आज भी जब आपको डंडे ना पड़ जाएं, जेल में आपको पुलिस ना ले जाए पकड़ करके, और आप इसलिए उस बदनामी से डरते हुए आज भी आप ये सोचते हो रहने दो ना, तुम्हें क्या पड़ी है, हमें तो बच्चे पालने हैं। फिर ऐसा मतलब लोगों को मजबूर कैसे किया गया? मतलब क्या कारण क्या है इस चीज का? देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ों का बड़ा रोल है। जैसे कि मीडिया का एक बड़ा रोल है। नाटक, फिल्में और मेन स्ट्रीम मीडिया, ये तीनों, साथ में स्कूल की पढ़ाई, ये आपके बच्चों में एक भावना भर रही है, जिस भावना में बड़ा रोल है हिंसा का। आप देखोगे पुराने टाइम पर जब हम छोटे थे तो फिल्में ना ज़्यादातर धर्मेंद्र की ज़्यादा चलती थी, क्योंकि वो मारधाड़ वाली फिल्में होती थी। फिर वो मारधाड़ डिशुम डिशुम से आगे बढ़ करके फिर वो कार की रेस पे चली गई, फिर वो बंदूकों की लड़ाई पे चली गई, और फिर युद्धों की लड़ाई हो गई, देशों की, गदर जैसी फिल्में आने लगी, फिर देश के साथ लड़ाई होने लगी। फिर मैं देखता हूँ आपके बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, एमए तक के सिलेबस में युद्ध से बाहर ही नहीं निकलता है बच्चा। छठी में युद्ध करने लगता है, अहमद शाह अब्दाली टाइप के लोगों का युद्ध देखने लगता है वो, और ग्रेजुएशन और मास्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लेता है, और उसके युद्धों से ही बाहर नहीं निकाल पाता। आपके बच्चे को स्कूल में किसी मास्टर ने कभी ये सिखाया नहीं कि नागरिक के अधिकार क्या हैं, उसको किस तरह से रिसर्च करनी चाहिए, उसको कौन सी डिमांड्स रखनी चाहिए, उसका सिलेबस के जीवन बाहर क्या। शिक्षक कैसे सिखाएंगे ना? हाँ, तो सिलेबस बनाया सिलेबस के किसने? बाहर क्यों सिलेबस सिखाएंगे? उन्होंने ही बनाया जिनको पैसा लूटना है ना। देखो, हथियार बनाने वाली कंपनी का नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन, और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का सिलेबस बनाने वाली यूनिवर्सिटी भी रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी कि सिलेबस वही बना रही है जो हथियार बेच रही है। तो आपके बच्चे को युद्धों के लिए तैयार करने का क्या काम, इंडिया में भी सिलेबस वही बनाती है? बिल्कुल, आपका सीबीएसई किसने बनाया था? अंग्रेजों ने ही तो बनाया था, रॉकफेलर फाउंडेशन का ही तो बनाया हुआ है। आपका आपकी और जितनी एचबीएससी? एचपीएससी तो कुछ है ही नहीं है। एचबीएससी क्या है? एचबीएससी कोई हरियाणा बोर्ड में जाता भी है क्या? वो तो हरियाणा के लोगों ने सोचा कि सीबीएसई क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ है, इसलिए हम स्टेट का अपना बोर्ड बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये लोगों ने थोड़ा प्रचारित बनाया, सरकार ने बनाया है। होगा। लोग भी सरकार में ही थे ना, वो उस टाइम पे थोड़े बहुत लोगों को मालूम था ना। हम्म। जिस टाइम पे हरियाणा बना है उस वक्त मतलब आज़ादी का नाटक नया नया हुआ था, 20 एक साल हुए थे। 47 में वो अंग्रेज जाने का नाटक हुआ, और 66 में जो है हरियाणा बना। तो उस टाइम पे बोले कि रीजनल भाषा या हिंदी के बेसिस पर हम लोग अपना बोर्ड बना लेते हैं, और हम अपना सिलेबस कोशिश करेंगे इसमें। उसमें यहाँ तक कि नैतिक मूल्य वाली किताब भी आती थी, उसके अंदर बड़े पंचतंत्र की कहानियाँ भी आती थी, बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे नैतिक शिक्षा भी खत्म हो गई और केवल युद्ध रह गए, फिर केवल बकवास रह गया, और अंग्रेजी मीडियम आ गया, और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित कर दिया गया कि सीबीएसई एक अच्छा बोर्ड है। तो जो हरियाणा बोर्ड के स्कूल थे उन्होंने भी अपनी मान्यता त्याग करके सीबीएसई की मान्यता लेने चालू कर दी। जब उनके बोर्ड की 10 एक साल की या 15 साल की मान्यता होती थी, जैसे ही टर्म खत्म हुई उन्होंने सीबीएसई की लेना चालू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे सब सीबीएसई में चले गए, और सीबीएसई तो उन्हीं का बनाया हुआ था, अंग्रेजों का ही। तो इसलिए क्या है कि वो सिलेबस जो बनाया जा रहा है उससे भी आपके बच्चे को कोको दिखाई जा रही है, युद्ध दिखाए जा रहे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है वो नहीं दिखाया जा रहा। आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए वहां आसपास का कोई पंडित जी या कोई मंदिर का पुजारी या कोई नया बाबा, कोई नया धर्मगुरु पैदा कर दिया जाता है, जो कहता है ये प्रारब्ध है, ये आपके पिछले जन्मों का कर्म है, जो आपके साथ बुरा हो रहा है ये तो पिछले जन्मों का कर्म है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है।
तो क्या खेल है, मतलब ये रिपोर्ट का मतलब अब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जनता के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, विपक्षी पार्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, हम्म, विपक्ष तो तब तक नहीं बोल सकता जब तक टॉप टेबल से इशारा ना आ जाए। टॉप टेबल मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। हम्म, जब राहुल गांधी की सेटिंग हो जाएगी ऊपर, और वो भी पूरी तरह से गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ऊपर से आदेश आएगा कि अब तुम खुले खेल सकते हो, अब पूरी मीडिया तुम्हारे फेवर की बात करेगी, क्योंकि मीडिया उन्हीं की है बेसिकली। हम्म, और विपक्ष तो इसलिए बोलेगा नहीं। आम जनता को बोलना अभी पता नहीं कैसे बोलना है। जैसे अभी पता लग गया आपको, आपको ही नहीं पता कैसे बोलना है। मुझे पता लग गया, मुझे मालूम है कि ये सब चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, और मुझे ये पता है कि इसका बहुत आसान सा रास्ता है। कानून क्या करे इसमें, संविधान क्या करे इस मामले में, क्योंकि ये सजा तो मिल रही है जिन्होंने घोटाला किया। संविधान संविधान एक किताब है जिसको फॉलो करता है सिस्टम। हम्म, सिस्टम में बैठी है जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी। हम्म, ब्यूरोक्रेसी को हफ्ता मिलता है और जजेस को पावर मिली हुई है। ना इसमें जज बोलेगा, ना इसमें ब्यूरोक्रेट्स बोलेंगे। नेता तो खाने के लिए ही बने हुए हैं। और आम जनता जो है वो, क्योंकि वो डिमांड करना नहीं जानती, क्योंकि आम जनता को आदेश देना नहीं आता, क्योंकि आम जनता को कोई सिखा बता नहीं रहा है, इसीलिए आम जनता कंफ्यूजन में है कि वो कहाँ जाए। क्योंकि लीडरशिप का बहुत बड़ा क्राइसिस है। मतलब नेतृत्व तो कहीं है ही नहीं। समाज में कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। केवल जैसे भेड़ों को हाँकना होता है, गधों को हाँकना होता है, वो काम हो रहा है डंडे के बेसिस पर। आज तुमको मुआवजा मिल जाए, मतलब इस देश की जनता को कोई ये भी नहीं समझा पा रहा कि आपके बच्चे की मौत हुई है। मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की मौत नहीं मांगी जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 25 लाख दे दो और सरकारी नौकरी दे दो, हम समझौता करने को तैयार हैं। ब्लड मनी ले रहे हैं लोग अपने ही परिवार के लोगों की मृत्यु पर। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि लोगों की मृत्यु को नौकरी और पैसे से तोला जा रहा है। जब कहीं जैसे अभी आज ही घोषणा करी है सीएम सैनी ने, हम्म, जो लाठर जी की, जो जिन्होंने सुसाइड किया था, हम्म, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई, गणित के टीचर की शायद। वो सैनी ने नहीं करी है। वो खट्टर साहब ने करी थी, एमडीयू, नहीं भैया, एमडीयू के अंदर खट्टर ने तो की थी, उसको घोषणा करी नौकरी थी। मिलेगी। हम्म, वो मांग रही थी अपने लिए एक लेवल की पोस्ट, कि हम्म, मेरी जो पढ़ाई है उसके हिसाब से। दोनों नहीं दी गई तो उसने कहा कि पब्लिक, उसने सोचा कि मैं पब्लिक के अंदर अब इसको, मैं इनका भांडा फोड़ करूंगी, कि ये तब तो मेरा केस दबा गए, तब तो मेरे इमोशंस का साथ इस्तेमाल कर गए और अपनी राजनीति कर गए, और अब ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब ये बात पब्लिक में आने को ही थी, तो वो एमडीयू के अंदर जो एक स्कूल है, हम्म। उस स्कूल में गणित टीचर की नौकरी देने का ऑफर एमडीयू ने किया है, एमडीयू के वाइस चांसलर ने दिया है। इसलिए सैनी का इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, इससे पहले उसको वो दे रहे थे ना, ये जो कच्ची नौकरी है, उससे पहले वो देने की कोशिश करे थे, लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। चलो, नौकरी से बात बन जाए तो ठीक है। हम्म, समाज अपना पल्ला झाड़ लेता है कि एक बंदा चला गया था, हम्म, और उनको लगता है कि इसके परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो जीवन चल जाएगा। ये वहम है। व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी, मान लीजिए कोई नौकरी पर नहीं होता, तो ऐसे बहुत से बच्चों को रोज काल निगल रहा है। इनकी गलत नीतियां रोज निगल रही हैं। रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। रोज डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर रहा है बंदा। रोज रोजगार खत्म होने पर आत्महत्या कर रहा है। दुकानदार जो है वो अपना व्यापार मिटने पर आत्महत्या कर रहा है। उनको तो कोई नहीं पूछ रहा। जो मीडिया में हाईलाइट हो जाएगा उस पर बात हो रही है, जो नहीं हो रहा है उसका क्या भाई। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा, जो गांव में अकेला पड़ के मर रहा है, और उस पर कोई गांव का आदमी बोल नहीं रहा है, और मीडिया तो कहाँ ही बोल जाएगी। हमको समाज की व्यवस्था ये बनानी पड़ेगी कि किसी का बच्चा अगर मर जाए तो परिवार कैसे जिएगा, और किसी के माँ बाप अगर मर जाए तो वो बच्चा कैसे पलेगा। ये व्यवस्था सरकार के भरोसे नहीं चल सकती। इस व्यवस्था को समाज को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और जब समाज ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर इन सरकारों को टैक्स देने का मतलब क्या है, इनके आदेश चुपचाप मानने का मतलब क्या है, ये समझाना पड़ेगा लोगों को कि आप अपने अधिकारों को समझिए, जानिए, और सवाल पूछना सीखिए। जनता सरकार मोर्चा के लोग सवाल पूछने की इस प्रक्रिया को आगे आने वाले टाइम में हर गांव तक पहुंचाने वाले हैं। हम आरटीआईज डालना सिखाएंगे गांव के प्रत्येक आदमी को। सवाल पूछना, चिट्ठी लिखना, अपने सवालों का अपने सवालों को दोबारा से रिमाइंडर डालना, सब कुछ सिखाएंगे हम, सब कुछ आने वाले धीरे धीरे। थोड़ा सा देखिएगा, बहुत
बहुत बड़ी जागृति आने वाली है। और ये इसको हम ज्ञान युद्ध बोलते हैं। ये किसी से सड़कों पर नहीं लड़े जाएगा, ये सिर्फ समझ के साथ लड़ा ज्ञान जाएगा, समझ से ज्ञान से, ज्ञान और समझ से। क्योंकि समझ ही समाधान है। यदि आप मुझसे एक लाइन में पूछेंगे, नासमझी समस्या है और समझ ही समाधान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरीके से देखा हमने सीएजी की रिपोर्ट जो आई इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर, उसके बारे में हमने चर्चा करी, घोटाला कैसे हुआ, क्यों हुआ। और डॉक्टर साहब तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो जो सच्चाई थी वो भी आपके सामने आ गई, डॉक्टर साहब की बातें थी वो भी आपके सामने आ गई हैं। तो अब आप अपना मत जो है, आपकी थिंकिंग जो है वो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।